नमस्कार दोस्तों, कैलिबर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुधा मिश्रा आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने सामान्य हिंदी भाषा लिपि उससे संबंधित चीज़ें आपको बताई। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल दीजिएगा, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगी। और आज ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला हमारे सामने प्रश्न आता है, वर्णमाला क्या है? हम बचपन से सुनते आए हैं, वर्णमाला में इतने अक्षर होते हैं, इतने स्वर होते हैं, इतने व्यंजन होते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या लिपि चिन्हों के समूह को, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसकी सही परिभाषा क्या है वह जान लेना जरूरी है। सही परिभाषा इसकी है, परिभाषा क्या हुई? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब परिभाषा में ये चीज ध्यान रखने वाली है कि क्रमबद्ध, क्रमबद्ध अवश्य जुड़ा हो, क्योंकि ऐसे ही समूह को हम वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। आ क प ट स, तो इन सबको के समूह को वर्णमाला नहीं कह सकते। जब वो सीक्वेंस में जुड़ा हो, इ उ ऊ ए ऐसे क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हो, तभी वो वर्णमाला कहलाता है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं लिखा आता है, वर्णों की जगह पे लिखा आता है लिपि चिन्हों। एक बार एग्जाम में आया था लिपि चिन्हों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमारे सामने बात आती है, वर्ण क्या है? वर्ण, वर्ण हमारी अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। जैसे हमने बोला क, तो क के आप टुकड़े नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे क और आ जोड़ के बन जाता है का, तो पर हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसके हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो नीचे हलत लगाते हैं, तो उसमें क अ, हमने बोला अ के टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है, जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, वर्ण क्या है? वर्ण एक तरह की जो हम ध्वनि निकालते हैं, अभिव्यक्ति की हमारी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि और वर्ण ये दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की मौखिक इकाई है और ये लिखित, इन दोनों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये इसको आप, जो चीजें मैं लिखती जा रही हूँ, आप कहीं रफ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे रूप में एग्जाम्स में आ जाती हैं, वहीं पे हम फंस जाते हैं। अब हमने वर्ण और ध्वनि जान लिया। अब हम जानते हैं वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर हमारे कुल 11 होते हैं। कई जगह पे, कई कई जगह पे आपको 13 स्वर देखने को मिल जाएंगे। वो 13 स्वर हिंदी के नहीं बल्कि संस्कृत के माने जाते हैं। उसके बारे में मैं आपको जब स्वर अभी डिटेल में बताऊंगी तो बताती चलती हूँ। ऐसे स्वर टोटल 11 होते हैं। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण, स्वर की मुख्य बातें आप थोड़ा नोट कर लीजिए। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है।
दूसरी चीज इसमें श्वास वायु बिना बाधा के निकलती है। ठीक है। स्वर क्या होते हैं? जब भी हम स्वर बोलते हैं आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग आ, तो हमें ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत हल्के से ये स्वर बोल जाते हैं। और इसमें इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ऐसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने बोला अ आसानी से अ निकल गया। आ इ ई उ ऊ ए आई, या री बोला, ओ आओ। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो बहुत आसानी से कर ले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है और ये बिना बाधा के ही निकलती है। एक बार मैं फिर आपसे कहूंगी, ये चीजें आप नोट करते चलिएगा। अब स्वर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से? अ आ इ ई उ ओ री ए आई ओ आओ। ये इतने हमारे टोटल 11 स्वर हो गए। ठीक। जब हम इन 11 का उच्चारण करते हैं तो इ स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया। अब हम 13 स्वर की बात जो आपसे हमने करी थी वो ये री है। इसको संस्कृत में लिया गया है, इसमें 2 स्वर और जोड़े गए हैं। इस री में एक बड़ा री और दूसरा री, इन दोनों को संस्कृत में स्वर में इंक्लूड किया गया है। इन दोनों को इंक्लूड किया गया है, इसी वजह से इनको स्वरों की संख्या इन दोनों को मिला के 13 मान ली गई है। और कुछ जगह बातें की जाती हैं अंग और आ। अंग और आ ये भी हम स्वर में लिखते आते हैं। जब से छोटे हुए अ से अ तक स्वरों में स्वर जब हमसे लिखने को कहा जाता है, हम आ से आ तक लिखते हैं। तो ये जो होते हैं अंग और आ, इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। या फिर इसको अनुस्वार, नाक से बोला जाता है अंग, तो इसको अनुसार या विसर्ग अह अह, इसको हम विसर्ग की संज्ञा देते हैं। कुछ कुछ जगह पे इनको नपुंसक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं स्वरों के, कुछ छोड़िएगा नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करने की जरूरत है। अब हम आते हैं स्वरों के मात्रिक रूप में। स्वर के मात्रिक रूप कितने हैं? ऐसे तो स्वर हमारे 11 हैं, हमने पढ़ा, पर जब हम मात्रिक रूप में स्वर देखेंगे तो 10 आएंगे। क्योंकि जब हम आ से और आओ तक स्वरों को पढ़ते हैं तो हम बीच में आ को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आ की मात्रा नहीं लगती। जब भी हम किसी व्यंजन पे लगाते हैं तो का पे लग गया बड़ा की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा लग गया, फिर बड़ी की मात्रा लग गया, छोटा ऊ की लग गया, बड़ा ऊ की लग गया, री की लग गया, ए की लग गया, आय की लग गया, ओ की मात्रा लग गई, आओ की लग गई। सभी मात्राएं लगती हैं पर आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्रिक रूप में स्वरों की संख्या 10 होती है। अब हम बात करते हैं कि स्वर कितने तरह के होते हैं। नॉर्मली स्वरों को देखा जाए तो स्वर 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री।
इसको आप ऐसे याद करते हैं, मूल स्वर पूछे जाए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आ ई उ रे, अयूर, अयूर करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो मूल स्वर हमारे कितने हैं? 4 हैं। आ ई उ र, 4 हो गए हमारे मूल स्वर। दूसरे नंबर पे हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। बाकी के स्वर जो हमारे बचते हैं, बड़ा, बड़ी, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11 स्वर हो गए हमारे। तीसरा जो बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर हम उसको संस्कृत भाषा में यूज करते हैं, हिंदी में बहुत कम उसका उसका यूज होता है, वो होता है हमारा प्लुत। इसका बहुत कम जगह यूज होता है। कैसे? जैसे हम आ, ओ, वो हिंदी की तीन की तरह, या फिर बड़ी की तरह लिखते हैं ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसका प्रयोग होता है, तो इनको प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक, ये बात हो गई हमारे स्वर की। स्वर आप सबने नोट कर लिया। एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये स्वर हमारे जितने होते हैं उतनी तरह की मात्राएं बनती हैं। जैसे जब हमने 52 वर्णमाला के 52 अक्षरों की बात की थी, तो इन्हीं स्वरों को मिलाते हुए, व्यंजन के साथ मिलाते हुए, टोटल हमने 12 अपने 52 शब्द बनाए थे। वो हम आगे के क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं व्यंजन के बारे में। वर्ण का जो दूसरा प्रकार है व्यंजन। दूसरा प्रकार क्या है? व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। कुछ जगह 39 दी गई है, उसको भी मैं आपको क्लियर करती हुई चलूंगी। व्यंजन को समझने के लिए आप पहले ये एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ये हमारे गले की बनावट होती है। इसी बनावट के आधार पर हम अपने मुंह से आवाज निकाल पाते हैं, हमारे मुंह से वॉइस क्रिएट होती है। वो कैसे क्रिएट होती है? नीचे जो मैंने गोला सा बनाया है, ये हमारा होता है कंठ। ठीक, ये कंठ वाला पार्ट होता है, यहाँ से हमारी आवाज निकलती है। दूसरा हमारा यहाँ पे होता है, थोड़ा ऊपर उसके, ताला भी या तालु इसको बोलते हैं। उससे ऊपर का पार्ट होता है हमारा मूर्धा, जिसको हम मूर्धन्य भी बोलते हैं। उससे ऊपर थोड़ा हमारा नाम वाइस निकलने का पार्ट होता है, ये होता है ताला भी, ये होता है दंत। और सबसे बाहर जो जिससे हम वॉइस अपनी क्रिएट कर पाते हैं, वो होता है ओष्ठ। आप ये चित्र याद कर लेंगे तो इसके माध्यम से ही हम ये जान पाएंगे कि किस तरह से हम अपने मुंह से वॉइस क्रिएट कर पाते हैं और किसको क्या कहते हैं। अब हम व्यंजनों की बात करेंगे, तो इसको इस तरह से याद करने का प्रयास करेंगे। क च ट त प, क च ट त प, इसको हम पढ़ेंगे तो इसके माध्यम से हमको याद रहेगा कि इसको क्या कहा जाता है। पहला आता है हमारा क, ख, ग, घ, अंगा। इसको कहा जाता है कवर्ग। दूसरा आता है च, छ, ज, झ, च, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, सॉरी, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कवर्ग हो गया।
सॉरी, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। क च ट त प, हम इसके माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। कवर्ग, कवर्ग जो ये हमारा होता है, जब हम एक कवर्ग के शब्द बोलते हैं क ख ग घ अंग, तो हमारी जो वायु निकलती है उस पे किस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है? कंठ पे। कंठ पे आप इसको प्रैक्टिकली बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, तो कंठ पे हमारा ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये इस वाली जगह से ये वायु, ये शब्द क्रिएट होते हैं। कवर्ग कहाँ से क्रिएट होता है? कंठ से। तो कंठ व्यंजन, इनको कंठ व्यंजन भी कहा जाता है। आप इससे भी याद कर सकते हैं, क से कंठ, क से कवर्ग। कवर्ग वाला पार्ट किससे होता है? कंठ से क्रिएट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं या कवर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं, तो क ख ग घ अंग। अब दूसरा वर्ग हमारा आता है चवर्ग। चवर्ग, चवर्ग जब हम चा छा जा झा इया, इतना हम बोलते हैं चा, आप बोल के देखिए, चा छा जा झा इया, ये बोलते हैं। तो इसके इससे गले कंठ से थोड़ा सा ऊपर तालब में हमारा जो प्रेशर आता है, हवा का प्रेशर, वो तालब से, तालु से निकलता हुआ बाहर की तरफ आता है। च छ ज झ इया, तो चवर्ग जो होता है वो हमारा तालु से क्रिएट होता है। कहाँ से क्रिएट होता है? तालु से क्रिएट होता है। फिर तीसरा पार्ट हमारा आता है टा ठा डा ढा अड़ा। टा ठा डा ढा अड़ा, जब हम इसको बोलते हैं टवर्ग को, तो जीभ हमारी ऊपर की तरफ टच होती है। जीभ अपनी ऊपर देखा, टा कहाँ पे टच होती है? मूर्धा पे, तालु के थोड़ा सा ऊपर मूर्धा पे टच होती है। तो टा ठा डा ढा अड़ा का उच्चारण हम कर पाते हैं। तो ये हमारा मूर्धा से उच्चारित होता है। फिर अगला आता है हमारा तवर्ग, ता था दा धा ना। ता था दा धा ना, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, ता था दा धा ना का उच्चारण करने पे हमारी जो जीभ होती है, हमारी टंग होती है, वो दांतों की जड़ों पे टच करती है। दांतों की जड़ों पर टच करने की वजह से ये हम साउंड क्रिएट कर पाते हैं, ता था दा धा ना। आप देखेंगे कि बुढ़ापे में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ता था दा धा, उनके दांत भी गिर जाते हैं। जब दांत गिरने के बाद इन वर्णों को बोलने में उनको दिक्कत महसूस होगी, अगर डेंचर नहीं लगाया है तो इसलिए तवर्ग जो होता है उसका उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। अब हमारा सबसे नीचे का पार्ट आता है पवर्ग। पा फ ब भ म, जब हम प फ ब भ म का साउंड क्रिएट करते हैं तो हमारे होंठ, जो हमारी एयर हमारी पास होती है, वो प ओठों के सहारे से पास होती है। प फ ब भ बाहर की तरफ निकलती है, हमारी प्राणवायु जो है होठों से बाहर की तरफ निकलती है। तो ये हम पवर्ग को हम उच्चारित कर पाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये कहाँ से क्रिएट होते हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और होंठ के माध्यम से ये सारे साउंड क्रिएट होते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ, हम आगे के व्यंजन आपको बताती हूँ। अब आगे के व्यंजन जो ये 5-5 के वर्ग में थे, आगे जो व्यंजन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो 4-4 के रूप में हूँ। पहला है य, र, ला, वा। अब य, र, ला, वा, इन चारों को हम अगर बात करें तो या और वा, इनको क्या कहा जाता है? इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनको बोलने में भी बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता थी। या व, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है और बहुत ज्यादा किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं थी। य हमने बोल दिया, तो इसको अर्ध व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। इसको अर्ध व्यंजन क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं? तो अर्ध व्यंजन य और व, दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनको अर्ध व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रा। रा, रा, जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है
बेलनाकार में अंदर की ओर मुड़ जाती है। रा, रा, इस तरह से मुड़ने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लुंठित। कैसा व्यंजन कहा जाता है? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है ला। जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कहाँ पे आती है? दांतों पे आती है। ला का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों पर आती है, तो दांतों पर आने की वजह से जो हमारा साउंड क्रिएट होता है वो वहाँ आसपास के बाहर से जो हवा क्रॉस होती है उससे साउंड क्रिएट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व व्यंजन कहते हैं। पार्श्व आपने सुना होगा, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर पार्श्व गायिका थी। क्या बाहर से साउंड ऐसा है नहीं, डायरेक्ट वो गाना नहीं गाती थी, बाहर से उनकी आवाज आती थी, किसी हीरो हीरोइन के मुख के साथ उसको टच कराई जाती थी। वैसा ही ये पार्श्व है। पार्श्व क्या है? ला। ला जब हम बोलते हैं तो साउंड जीभ हम अपनी दांतों पे लगाते हैं और एयर जो है वो पीछे से निकल के फिर वॉइस क्रिएट होती है, इसलिए इसको पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। या र लावा, ये आपकी समझ में आ गया। इसमें अर्ध स्वर पूछे जा सकते हैं। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, पार्श्व व्यंजन किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब नेक्स्ट आता है श, श, स, ह। श, श, स, ह। ये चारों जो हमारे हैं इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें से श, श, स, इन तीनों का उच्चारण हमारे यहाँ 80% लोग, 100 तो नहीं कह सकते, 80% से ज्यादा लोग इसका एक सा उच्चारण करते हैं, सा सा साहा। जबकि इसका उच्चारण है श, श, सा। 3 तरह से इसका उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण सही उच्चारण करेंगे तो जब हम इसका इन चारों का उच्चारण करते हैं श, श, स, ह, इनका उच्चारण करने पे एक तरह की ऊष्मा अंदर से बाहर निकलती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म क्वेश्चन आ सकता है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? देन स, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, जो हमने ड ढ पढ़ा था, इसका एक और रूप आता है। हमने अपने वर्णमा जब भी कुछ लिखते हैं हिंदी तो उसमें प्रयोग करते हैं ड़ और ढ। इसको खास तौर से नोट कर लीजिएगा, ढ और ढ नीचे बिंदी लगा के। तो ये जनरली हरियाणवी इन्हीं सब लैंग्वेज में यूज होती है, ढ और ढ, और हम दैनिक बोलचाल की भाषा में भी इनको यूज करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? गौड़ व्यंजन। आपके